तो यार देखो, मेरा ये मतलब दिल्ली टू लंदन वाली जो चीज़ थी ना, ये मुझे 2019 में पता चली थी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो उसके बाद जब कोविड आया तो 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए बीच में। तो मैंने 2022 में फिर फाइनली सोचा कि चलो अब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं सबसे पहले तो कौन सी की जाए, मतलब कौन सी ली जाए। अब काफ़ी लोगों के मन में ये भी आता है कि अनमोल भाई गाड़ी क्या लेकर जाए। तो मैं यही कहता हूँ, गाड़ी आप कोई भी ले जा सकते हो, मेन चलाने वाले की हिम्मत पे डिपेंड करता है। आप यहाँ से दिल्ली टू लंदन अपना ऑल्टो में भी कर सकते हो और कोई लैंड क्रूज़र भी ले जा सकता है, तो वो चलाने वाले पे ही सब कुछ मैटर करता है। तो मैंने इसके लिए महिंद्रा की स्कॉर्पियो चूज़ करी, क्योंकि उस टाइम पे उस बजट में 4x4 व्हीकल था, प्रॉपर एसयूवी है, प्लस लगेज वगेज की कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो 2022 से पूरी प्लानिंग शुरू करी और 1 साल लगा पूरा, क्योंकि होता क्या है ना, वीज़ाज़ आपको डेट वाइज लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस डेट में आप किस कंट्री एंटर कर रहे हो, उसका वीज़ा उसी टाइम पे वैलिड होना चाहिए। तो उसमें पूरा 1 साल लग गया सारे वीज़ाज़ लेने में, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स करने में, लाइसेंस बनवाने में, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो करने में। और फिर 2023 के मई में मैंने ट्रिप जो है वो शुरू करी थी। भाई गाड़ी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? जैसे आपके लिए तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया हर कंट्री में जिसमें आप जा रहे हो, है ना? और गाड़ी के लिए क्या क्या चाहिए होगा? तो जैसे हमारा पासपोर्ट होता है, हम किसी भी देश में जाते हैं तो वीज़ा लगता है, पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, उसी तरह से गाड़ी का एक पासपोर्ट होता है जिसे कहते हैं कारनेट। फुल तो नाम है उसका कारनेट दी पसाज, पर शॉर्ट फॉर्म में हम उसे कारनेट बोलते हैं। येलो कलर की बुकलेट होती है जो इंडिया में 1 या 2 अथॉरिटी है जो इशू करती है आपकी गाड़ी का। तो वो आपका एक तरह से गाड़ी का पासपोर्ट है। और कुछ देश ऐसे होते हैं जो कारनेट वैलिड नहीं मानते, तो उन देशों के लिए अलग मतलब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे चाइना हो गया, तो चाइना में कारनेट वैलिड नहीं है, वहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर प्लेट भी वहीं की लेनी पड़ेगी, चाइनीज़ नंबर प्लेट। आपका लाइसेंस भी वहाँ का अलग बनेगा चाइनीज़ में ही। तो कुछ कंट्रीज़ मानती है कारनेट, मेजोरिटी कंट्रीज़ मानती है, कुछ कुछ नहीं मानती है। ओके। और भाई ऐसा भी होता है, सिंस हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं, बाई चांस अगर आप बाहर की कंट्री में ड्राइव कर रहे हैं, आपका चालान कट जाता है, तो उसकी एक अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका एक अलग तरीके से होता है। नहीं देखो, हमारे अब जैसे मैं अपनी गाड़ी लेकर गया, वो HR नंबर है, इंडियन नंबर, तो जो वहाँ के कैमराज है ना वो तो कभी कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे उसको। और जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ सब जगह पे आपको पुलिस कम ही दिखेगी। जैसे UK हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे हर जगह स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन के कैमराज लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर उसी से चालान होता है। तो वहाँ पर हमारा चालान हो ही नहीं सकता कि आप मतलब 120 की जगह 140 भी चला रहे हो, अगर पुलिस ने नहीं रोका तो चालान होना ही नहीं है। पुलिस ने रोक लिया तो दिक्कत है। अब 1-2 बार हमारे चालान हुए, जैसे टर्की में हमें लगा था कि चालान नहीं होंगे, तो हम तो अपना मस्त 130 135 बड़े बड़े खुले हाईवेज़ हैं। बट जब हम टर्की से एग्जिट लेने लगे ना, यूरोप एंटर करने लगे, तो उन्होंने बॉर्डर पे ही कुछ उनका सिस्टम होगा और कैमराज की सारी रिकॉर्डिंग निकाल के उन्होंने 5,000 रुपये का चालान पकड़ा दिया कि आपने ये स्पीडिंग करी थी, ये करी थी, और फिर वो भरोगे तभी वो आपको एग्जिट। 5,000 इंडिया के? 5। अच्छा। तो इतने ज़्यादा नहीं थे, शायद 1-2 ही चालान कटे होंगे। तो कई देशों में ऐसा होता है कि आपको एग्जिट के टाइम पे रोक लेंगे, कई देशों में नहीं होते चालान, कई देशों में पुलिस ने रोका तो आपको चालान करेंगे, बट एज सच अलग डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं होता। जैसे अब एक जगह पे यूरोप में हमने किसी कैफ़े के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी थी। अब हमें उस कंट्री में, चेक रिपब्लिक थी शायद से, हमें उस कंट्री का ये नहीं पता था कि अगर आप किसी भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो वहाँ पे एक नंबर लिखा होता है पोल पे, उस नंबर पे मिस कॉल मारनी पड़ती है या मैसेज करना होता है कि आप इतने घंटे के लिए गाड़ी छोड़ के जा रहे हो और फिर आप जा सकते हो। पार्किंग फ्री थी, कोई पेड नहीं थी, पर वो मैसेज करना ज़रूरी है। अब हमें पता नहीं था, हम नए नए थे, फर्स्ट डे ही एंटर हुए थे चेक रिपब्लिक, हमें भूख लग रही थी, हम रेस्टोरेंट चले गए गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में, आके देखा तो क्लैंप लगा हुआ था उस पे। अब वो जो पोस्टर लगा के गए वो भी सारा उनकी लैंग्वेज में, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ करे किसको कॉल। फिर 1-2 लोकल लोगों को पकड़ा, उन्होंने फ़ोन लगाया, फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने इंडिया के 1,500 रुपये लिए, चालान काटा, क्लैंप हटाया, फिर जाने दिया। और भाई जो जैसे कारनेट, ये जो गाड़ी का पासपोर्ट है, इसमें कितना खर्चा आता है? हाँ, ये खर्चा ना पहले तो ऐसा था कि आपका जितनी गाड़ी की वैल्यू है ना, उससे डबल आपको उनको ना एज अ सिक्योरिटी मनी पे करके जाना पड़ेगा कि आप अपनी गाड़ी इंडिया में वापस लाओगे, वहीं पे छोड़ के या बेच के नहीं आओगे। जैसे आप अगर 20 लाख की गाड़ी ले जा रहे हो तो 40 लाख रुपए उनको एज अ सिक्योरिटी रख के जाना पड़ेगा। जब आप कारनेट सरेंडर करोगे, इंडिया में आ गई आपकी गाड़ी, तो वो आपको 40 लाख रिटर्न कर देंगे। पर अब क्या करा है कि उन्होंने फिक्स कर दिया 5 लाख रुपये आपको सिक्योरिटी देनी है, चाहे आप बाइक ले जाओ चाहे गाड़ी ले जाओ, और 1 लाख प्लस GST पे करना है 1 साल के कारनेट का। तो मतलब मैंने 6,18,000 रुपये पे करे, जिसमें से 5 लाख मुझे रिफंड मिल जाएगा जब मेरी गाड़ी इंडिया आ जाएगी और मैं कारनेट वापस दे दूँ।
ओके। तो ये होता है, और वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये आपने सोचा नहीं था कि भाई इतना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है पहले ही? इतने में तो पूरी ट्रिप निकल जाएगी, पूरी यूके दिल्ली की पूरी फ्लाइट, होटल वोटल सब अगर इकोनॉमी क्लास करे तो पूरी ट्रिप ही हो जाएगी। नहीं देखो, अगर मेरा ना दिल्ली टू लंदन हम 2 लोग गए थे, एक मैं और एक मेरा दोस्त, हमारा टोटल 32 लाख का खर्चा आया था, जिसमें हमने 108 दिन ट्रैवल किया और 30 कंट्रीज कवर करी, जिसमें रहना, खाना, गाड़ी का डीजल, शिपिंग, कारनेट, वीज़ा, फीस, होटल का सब इंक्लूडेड था। अब आप 3 लोग गए थे, कितने दिन के लिए गए थे? भाई हम गए 23-24 दिन। कितना खर्चा लग गया होगा? भाई खर्चा लग गया 20 के मतलब तीनों का अगर मिला के देखें तो 20 के आसपास लग गया। 20 लाख रुपए। और कितनी कंट्रीज कवर करी आपने? 7। फिर मैंने 32 लाख में 30 कंट्रीज ट्रैवल करी और 4 महीने के लिए ट्रैवल किया और अपनी गाड़ी चलाई भी वहाँ पे। तो अब बताओ महंगा है कि सस्ता है? अब तो सस्ता लग रहा है भाई। भाई सही है तो तो यार लगता ये। है महंगा है, बट जिसको लंबा ट्रैवल करना है ना, जो पूरा करना चाहते हैं, जैसे जो यूटिलाइज करना चाहते हैं कि आप एक बार यूरोप पहुंच गए, खर्चा लगा मान लो, पर वो आप 35 कंट्री एक ही बार में पूरी अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो, तो वो बहुत सस्ता है। अच्छा, पर रहने वहने का तो रहने काफी का खर्चा महंगा है। है, हाँ रहने का तो महंगा ही है। भाई यूरोप वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ सिटीज़ तो है ना। अब ज़्यादातर जो अपना जर्मनी साइड वाले कंट्रीज़ है वो सारी महंगी है, लेकिन आप ये नीचे चेक रिपब्लिक देखोगे, ऑस्ट्रिया वगैरह देखोगे, ये थोड़ी सी सस्ती कंट्रीज़ है। बल्गेरिया हो गया, अल्बेनिया हो गया। तो वही होता है ओवरऑल, जैसे हम बजट लेकर चले थे कि होटल में पर डे हमने 6,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करने, और मैक्सिमम कभी होना भी होगा तो 10 से 12,000 करेंगे, पर वो एवरेज आउट 100 दिन का 6,000 पर डे भी होना चाहिए। तो उसके अंडर हमने कर लिया था, तो 32 लाख रुपए टोटल खर्चा आया था, 16 लाख रुपए। भाई काफ़ी सही बजट ट्रिप करी है आपने। पेट्रोल का क्या सीन रहा भाई? डीजल तो देखो ईरान में तो ऐसा है कि वहाँ पे 4 रुपये लीटर डीजल है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पे डीजल की इलीगल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो ना हो, तो उन्होंने टूरिस्ट को डीजल देना ही मना कर रखा है। तो वहाँ पे एक कार्ड बनता है, टूरिस्ट कार्ड, वो अगर आप बनवाओगे तभी आप पेट्रोल पंप से जाके डीजल या पेट्रोल भरवा सकते हो, और हमारा वो कार्ड बन नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। अब हमारा हाईवे पे पेट्रोल मतलब डीजल ख़त्म हो गया, तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि जितने भी ट्रक वाले रुक रहे थे वो 30-30 लीटर फ्री में डीजल दे रहे थे, और हम उनको ज़बरदस्ती पैसे दे रहे थे, वो ले ही नहीं रहे थे। अच्छा। और फिर दूसरी चीज़, अब वो तो चलो हमने 20 लीटर ले लिया, अब आगे भी तो इतने दिन ट्रैवल करना है, डीजल डलवाना ही है, तो हम जिस भी पेट्रोल पंप पे जाते थे वहाँ के बंदे क्या करते थे, जैसे जो भी ट्रक वाला आ रहा है वो अपना 50 लीटर डलवा रहा है, तो 50 के अलावा 10 लीटर वो हमारा डलवा देते थे फ्री में। तो ऐसी 5 ट्रक आए, 10-10 करके 50 लीटर फ्री में डीजल। तो हमने वहाँ पे टोटल 2000 किलोमीटर ट्रैवल किया और हमारा सिर्फ 800 रुपये का डीजल लगा। भाई ये तो बढ़िया यार, अच्छे लोग यार वहाँ के, ये तो बढ़िया चीज़। ये लोग मतलब वहाँ चलते चलते ही लोग आपको घर पे इनवाइट कर लेंगे कि आ जाओ चाय के लिए आ जाओ। तो मतलब बहुत जैसे ईरान की ना लोगों के मन में एक वो बनी हुई है कि बहुत टेररिज्म होगा या लोग अच्छे नहीं होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना लोगों के मामले में वो ईरान और टर्की में ही आया, मतलब वहाँ के लोग बहुत बढ़िया थे। किसी के आप घर पे गए, किसी ने आपको बुलाया चाय हाँ पे? 2-4 लोग बने थे वहाँ पे, एक हमारे गाइड थे वो थे, उनके साथ भी गए, तो मतलब अच्छे लोग थे काफ़ी। पैसे नहीं लेते थे आधी जगहों पे, कि मतलब कुछ चीज़ दे रहे हैं तो पैसे लेने से मना कर देते, जैसे उनको इंडिया नहीं पता, उनको हिंदुस्तान पता है। तो मतलब हम शुरू में हम इंडिया बोलते तो उन्हें समझ नहीं आता था, फिर किसी ने अपने मुंह से बताया कि हिंदुस्तान, तो फिर हमें पता चला कि एक्चुअल में इन लोगों को हिंदुस्तान पता है। तो हम जहाँ भी हिंदुस्तान बताते थे ना, ज़्यादातर लोग पैसे नहीं लेते थे या फिर कम कर देते थे या अच्छा बिहेवियर हो जाता था उनका काफ़ी ज़्यादा।